जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये सेकंड वीडियो है। इसी के साथ हमारी जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक है, इसमें एबेसेदे भी आपके पूरे हो गए हैं और रेगिस्तान भी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक के एबेसेदे तो पूरे हो रखे हैं और इनके रेगिस्तान भी हम धीरे धीरे पूरे कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। यानी जब रोमन साम्राज्य का विखंडन हुआ, उसके पश्चात कौन सी शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर व्यापार के अंदर वृद्धि हुई या यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई, तो इसमें आएगा वो 12वीं व 13वीं शताब्दी। 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, सदी में यूरोपीय उपनिवेशवाद का उदय हुआ। कौन सी सदी के अंदर यूरोप के अंदर उपनिवेशवाद का उदय हुआ? तो इसमें आएगा 15वीं शताब्दी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विदेशी वस्तु के व्यापार के साथ विदेशी वस्तु के व्यापार के साथ व्यापार का एक नया स्वरूप का उदय हुआ और वो व्यापार क्या कहलाया? ये व्यापार बड़ा गंदा था, बड़ा घिनौना था, श्रमिकों का शोषण करने वाला था। ये व्यापार कहलाया दास व्यापार, यानी दास। तो यहाँ क्या आएगा? दास। विदेशी वस्तु के व्यापार के साथ व्यापार का जो एक नया स्वरूप निकल के आया, वो दास व्यापार कहलाया। अब दास व्यापार को धीरे धीरे बंद भी किया है। देखिए किस प्रकार से किया है। तो देखिए, यानी 1792 के अंदर 1792 के अंदर डेनमार्क में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और 1807 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना है, 1792 में तो डेनमार्क के अंदर हुई बंद है, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इस प्रथा को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वह विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्र ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। यानी यहाँ आएगा प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ हैं, परिपूरकता व सिद्धांता पर आधारित हैं। देखिए क्या कहा इसने कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो वस्तु और सेवाओं के तुलनात्मकता, लाभ और परिपूर्वकता के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो इसमें आएगा हस्तांतरणीयता। यानी आप पे इसको लिखोगे हस्तांतरणीयता से, हस्तांतरणीयता इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ईरान है वो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, विदेशी निवेश देश में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। यानी विदेशी निवेश है
वो व्यापार में क्या दे सकता है, बढ़ावा। तो वो जो विकासशील देश हैं, यानी ये विकासशील देशों के अंदर क्या दे सकता है, बढ़ावा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है संतुलन, यानी इसमें आएगा व्यापार। क्या आएगा, व्यापार। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात व निर्यात की गई वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यानी व्यापार ये एक ऐसी चीज है जो एक देश के द्वारा दूसरे देश को लाने और ले जाने वाली जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका लेखा जोखा या परिमाण या प्रलेखन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 51 यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक हो तो देश का व्यापार संतुलन क्या होगा। यदि आपको पता है कि यदि आयात का मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक है तो वहाँ पर ऋणात्मक होगा, वहाँ पर व्यापार का संतुलन ऋणात्मक होगा। आप ऋणात्मक भी लिख सकते हैं और प्रतिकूल भी लिख सकते हैं। ऋणात्मक होगा या प्रतिकूल होगा। अगला, यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो। 51 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर विपरीत बताया है, तो यहाँ पर ऋणात्मक और जो प्रतिकूल है इसका भी यहाँ क्या आ जाएगा, यानी विपरीत आ जाएगा। तो यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक हो तो देश का व्यापार संतुलन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक को हमें अनुकूलन भी लिख सकते हैं, अनुकूलन भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक देश की के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन जरूरी होता है। तो इसमें क्या आएगा कि एक देश की आर्थिकी के लिए, किसके लिए, आर्थिकी के लिए, आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन का गंभीर निहितार्थ होते हैं। तो यहाँ आएगा आर्थिकी की। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है एक संतुलन का अर्थ होगा किसी देश वस्तु के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है। बड़ी शानदार लाइन है ये। क्या कहा इसने कि एक, यानी इसमें देखिए क्या कहा है, दोबारा एक बार इसको, कि एक संतुलन का अर्थ होगा कि किसी देश के क्रय पर अधिक व्यय करता है। तो ये आपको पता है ये होगा ऋणात्मक संतुलन। यदि कोई देश किसी वस्तु को लेने पर ज़्यादा पैसे दे रहा है, लेकर के ज़्यादा पैसा दे रहा है और वापस उनको यानी दे नहीं रहा है या कम पैसे में दे रहा है तो वो ऋणात्मक होगा। यानी एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ है किसी देश की वस्तु के क्रय पर उससे अधिक व्यय होगा। तो इसमें आएगा ऋणात्मक आएगा। आपको ध्यान रखना है ये ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कुछ व्यापारिक साझेदारों कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्रीय की स्थिति प्रदान कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का, यानी इसे MFN भी कहते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, यानी इसने क्या कहा है कि कुछ व्यापारिक साझेदारों को
यानी सर्वाधिक के अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान करता है कुछ व्यापारिक साझेदारों को। तो ये जो डैश है, इस डैश के अंदर हमें ये सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र देना था, लेकिन हमने यहाँ पर इसका उत्तर आपको बता दिया है। तो आप यहाँ पर यदि आपको ऐसे पूछ ले कि कुछ व्यापारिक के साझेदारों को की स्थिति प्रदान करता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य क्या कहलाता है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य आपको पता है मुक्त व्यापार कहलाता है। क्या कहलाएगा? मुक्त व्यापार कहलाएगा, जिसे हमें उदारीकरण भी कह सकते हैं, उदारीकरण भी कह सकते हैं। अगला है, व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को हटाकर किया जा सकता है। यानी व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर हटाकर किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो हटाकर है, हटाकर की जगह आप घटाकर करें। ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इनको आप घटाकर करें। और इसमें उत्तर क्या आएगा आपका कि मुक्त व्यापार। इसमें भी क्या आएगा? मुक्त व्यापार आएगा। यानी मुक्त व्यापार व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, देश को डंप की गई, यहाँ क्या आएगा? डंप। देश को डंप की गई वस्तु से सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश को डंप की गई वस्तु से सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वो है कि लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तुओं को देश में विक्रय करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी डंप करना। क्या कहलाती है? डंप करना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। वो कौन सा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार हेतु नियमों का निर्धारण करता है? तो वो है WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2016 में देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। यानी विश्व के अंदर 2016 में WTO के कितने देश सदस्य थे? तो वो थे 164। यानी 2016 में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से एक है, वो है हमारा भारत। यानी भारत भी विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार, तो एक तो होते हैं पोताश्रय। क्या होते हैं? पोताश्रय होते हैं। और एक होते हैं बंदरगाह, जिन्हें हम पतन कहते हैं। तो यहाँ पर पोताश्रय आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पतन। क्वेश्चन नंबर 63 है, जहाज़ों के लिए गोदी लादने उतारने एवं भंडारण हेतु सुविधा प्रदान कौन करते हैं? तो ये सब काम है वो बंदरगाह करते हैं। तो यहाँ पर
या तो पतन लिख सकते हैं आप, या फिर इन्हें आप बंदरगाह लिख सकते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, एक पतन द्वारा उसके अरष्ट प्रदेश की विकास के स्तर का सूचक है। ये जो 65 नंबर प्रश्न है, इसको आप दोबारा देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यानी एक पतन के द्वारा, एक पतन के द्वारा उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है, तो वो है निपटाया नोभार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निपटाया नोभार, निपटाया नोभार आएगा इसके अंदर है। जो 65 नंबर है खालिस्तान है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, यानी 66 नंबर प्रश्न है, यानी पतन थोक नोभार, पतन थोक नोभार हेतु विशेषीकृत हैं। कौन से पतन थोक नोभार के लिए चिन्हित होते हैं? तो इसमें आएगा औद्योगिक पतन। कौन सा आएगा? औद्योगिक पतन। क्वेश्चन नंबर 68 है, संसार के अधिकांश महान पतनों के रूप में वर्गीकृत हैं। यानी संसार के अधिकांश जो महान पतन हैं वो विस्तृत पतनों की श्रेणी में आते हैं। वो किस में आते हैं? विस्तृत पतनों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अवस्थिति के आधार पर एक तो अंतर्देशीय बंदरगाह होते हैं और एक होते हैं बाह्य पतन। अवस्थिति के आधार पर एक अंतर्देशीय और एक बाह्य पतन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, और वो है कि पतन समुद्र में एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कौन से ऐसे पतन हैं जो एक समुद्र में एक नदी अथवा नहर के द्वारा जुड़े होते हैं? वो है अंतर्देशीय पतन। वो कौन से होते हैं? अंतर्देशीय पतन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बंदरगाह मिसिसिपी नदी से जुड़ा पतन है। यानी जो आपका मेफिस बंदरगाह है, मेफिस पतन, ये जो मेफिस है पतन है या बंदरगाह है, ये मिसिसिपी नदी के द्वारा एक जुड़ा हुआ यानी बंदरगाह है। तो आप लिख सकते हैं कि मेफिस पतन मिसिसिपी नदी से जुड़ा हुआ एक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूसबर्ग कौन सी नदी से जुड़ा हुआ पतन है? तो ये राइन नदी से जुड़ा हुआ एक बंदरगाह है। 73, हुगली नदी से जुड़ा पतन है। तो जो कोलकाता पतन है, कोलकाता पतन हुगली नदी से जुड़ा हुआ है। ड्यूसबर्ग राइन नदी से जुड़ा हुआ है। मेफिस मिसिसिपी नदी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि पतन वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। यानी कौन से ऐसे पतन हैं जो वास्तविक पतन से दूर बने हुए होते हैं? तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो बाह्य पतन होते हैं, जो आपके बाह्य पतन होते हैं, वो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है कि पतन गहरे जल के पतन है। यानी गहरे जल के कौन से पतन होते हैं? तो यहाँ पर भी बाह्य पतन आएगा। बाह्य पतन गहरे जल के पतन होते हैं और यहाँ पर भी बाह्य पतन वास्तविक पतन से दूर होते हैं। अगला है
एक बाह्य पतन का उदाहरण है। एक बाह्य पतन का उदाहरण है तो वो कौन सा है भाई? एक बाह्य पतन का उदाहरण है तो वो है पी रे ई एस पिरेइस पिरेइस। वो क्या है? पिरेइस पिरेइस। अगला है वेनेजुएला में एक टैंकर पतन का उदाहरण है तो वेनेजुएला के अंदर है माराकाइबो। माराकाइबो है वो एक टैंकर पतन का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पतन समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। यानी ऐसे कौन से बंदरगाह हैं जो समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं मार्ग पतन या विश्राम पतन। मार्ग पतन या विश्राम पतन इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है मार्ग पतन का उदाहरण है तो मार्ग पतन का उदाहरण है वो है अदन। अदन मार्ग पतन का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है वो है यानी न्यूनतम दूरियों हेतु यानी छोटी दूरियों के लिए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन हेतु जुड़े रहते हैं। यानी छोटी दूरियों हेतु जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े रहते हैं तो वो जुड़े रहते हैं पैकेट स्टेशन। क्या जुड़े रहते हैं? पैकेट स्टेशन है वो जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है वो है केवल सामाजिक पतन है तो जो आपके नौसेना पतन है भारत के अंदर दो हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। ये जो नौसेना पतन है ये केवल सामाजिक पतनों से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये था आपका 8वां लेसन का सेकंड वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना। जो विद्यार्थी जो मित्र इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो हमारी सेकंड बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था उसमें भी हमें एक शानदार रेगिस्तानों की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें। जय हिंद जय भारत।